guys, we'll start the class. We'll do quick revision and then we'll move to today's topic. तो कि पिछली क्लास के ऊपर बेस्ड है, does res judicata bar the institution of suit? That is my question to all of you. No, ma'am. नहीं, because it only bars the trial of a suit. It doesn't bar the institution of the suit. Section 11 की definition क्या कहती है? Section 11 की definition कहती है no court shall try any issue. तो ट्रायल को बार किया हुआ है, इंस्टीट्यूशन को बार नहीं किया गया. ठीक है. How do you distinguish between directly and substantially an issue and collaterally an issue? मैम जो टर्म डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है वो कॉन्ट्राडिक्शन में यूज की गई है. टर्म बहुत सॉफ्ट हो, प्लीज थोड़ा ऊंचा बोलिए. मैम जो टर्म डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है वो कॉन्ट्राडिक्शन में यूज की गई है कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू से. एंड डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली होता है जिसके ऊपर आपने कोई रिलीफ मांगा हुआ. व्हेन यू आर सेइंग कि मुझे रेंट चाहिए, देन दैट इज अ इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एन इशू कि आपको लैंड कभी एज अ टेनेंट, आपका लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिलेशनशिप फॉर्म हुआ भी था कि नहीं. देन आप इट्स अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एन इशू, क्योंकि उसकी या तो उसके ऊपर या तो आपका रिलीफ है वो, या फिर उसके ऊपर आपका रिलीफ बनता हो. कोलैटरली एन इशू इज इंसिडेंटली एन इशू कि आ गया पर उसके ऊपर आपका रिलीफ निर्धारित नहीं है. सो दैट इज हाउ इट इज यूज्ड इन कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है. नाउ ए सूज बी फॉर द रेंट ऑफ ये साल. ठीक है. एंड बी को इस साल का रेंट पे करना है 1989 टू 1990. एंड ठीक है. एंड उसके बाद डी वाज हेल्ड टू बी, डी को बोला गया कि यू हैव टू पे फॉर दिस रेंट, pay rent for this year. Now A files another suit against B for the year 1990 to 1991. B contends that he is not liable to pay the rent. तो इसमें res judicata will be applicable. No, ma'am. is this a matter directly and substantially an issue? उसने कहा कि 1989 to 1990 का पहले रेंट मांगा था, उसके बाद अब वो दोबारा से सूट फाइल कर रहा है कि 1990 to 1991 का भी रेंट दे दो. Was this a matter directly and substantially an issue in the previous suit? No, ma'am, because the relief it was not. It was not a matter directly and substantially, right? क्योंकि आपको इस साल का रेंट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए is not dependent on whether you're also eligible for rent for this year. ठीक है. Now the next question is कि ये जो मेरा रेंट है 1990 to 1991 का, is the latter relief deemed to be barred under section 11? Is it deemed to be barred? I am saying directly and substantially में तो नहीं बार हो रहा, पर deemed to be बार हो रहा है. Is there a deeming provision in section 11 जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी? मैम एक्सप्लेनेशन 4 है might and ought. And मैम तो इसमें ये हो रहा है ना, अलग अलग साल के रेंट की बात की गई है, तो एक साल का पूछा तो माइट एंड ऑट जरूरी नहीं था कि दूसरे साल का भी उसमें रेज करे, तो डीम नहीं होगा. ओके, वेरी गुड. तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की हमने बात की थी. इट्स अ स्पेशल एंड आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकाटा कि किसी भी मैटर को व्हिच कुड हैव बीन अ ग्राउंड ऑफ अटैक इन द प्रीवियस सूट, इफ इट वाज देन इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि वो ले लिया गया है. ठीक है. क्योंकि आप यू डोंट वांट द पार्टीज टू कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन. अगर वो कॉज ऑफ एक्शन पे सेम कॉज ऑफ एक्शन पे बन रहा था, देन यू वांट द पार्टीज टू सेटल ऑल द इश्यूज इन वन सूट इटसेल्फ. ये नहीं आप आधा सूट, कभी एक सूट फाइल करो फिर दूसरा फाइल करो. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा. So even though this matter was not directly and substantially an issue, yet it can be deemed to be barred under section 11 because section 11 clause 4 explanation 4 which talks about constructive res judicata. Okay. And so these two are basically, Mahim, you sent me 2 questions last time, so हम ये वो वाले illustrations discuss कर लेते हैं. So anybody can answer this. A sues B for possession of property on the basis of ownership. The suit is dismissed. Can A thereafter claim possession of property as mortgagee? Ma'am, I think no, because ownership के time भी he can say कि mortgage ही है वो अभी भी, so no. इस सूट में रिलीफ क्या है? Possession of property. ठीक है. उसका और आपने क्या ग्राउंड लिया है कि मुझे पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी मिलना चाहिए? Basis of ownership. ओनरशिप.
साइमल्टेनियसली ये ग्राउंड भी ले सकते थे कि मॉर्गेजी भी थे आप, राइट? यस मैम। तो यू वांट कि जो भी आपके ग्राउंड्स ऑफ अटैक बनते हैं आप सारे एक टाइम पर ही ले लो, आप डिफरेंट स्प्लिट मत करो सूट को, ठीक है? अगर आपका रिलीफ जो आपका फाइनल रिलीफ है उसको लेने के लिए जो भी आपका ग्राउंड बनता है. सो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A as a mortgager sues B for redemption of certain property alleging that he has mortgaged it with possession to B. रिडेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, रिडेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, फोरक्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी. समवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन रिडेम्पशन एंड फोरक्लोजर. मैम फोरक्लोजर इज कि जब अमाउंट पेड नहीं होता है तो कोर्ट के पास जाते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है मॉर्गेज की हुई है उसको हम सेल करके जो भी अपना प्रॉफिट ले लें, जो अमाउंट ले लें. और रिडेम्पशन में ये होता है कि जब अमाउंट पे कर दिया जाता है उसके बाद प्रॉपर्टी खाली करने के लिए वो रिडेम्पशन का सूट होता है. ठीक है. सो इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है मॉर्गेजर, एक होता है मॉर्गेजी. मॉर्गेजर होता है जिसने अपनी प्रॉपर्टी को एज सिक्योरिटी दी है और कोई लोन अमाउंट लिया है. मॉर्गेजी होता है जो लोन अमाउंट देता है. तो अगर मॉर्गेजर कहता है कि मैंने इतने साल बाद आपका सारा लोन रीपे कर दिया है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, अब आप मेरी सिक्योरिटी को छोड़ दो और मुझे रिडीम कर दो उसको, तो उसका रिलीफ क्या है? रिडेम्पशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी. ठीक है, दैट इज माई रिलीफ. बट इस सूट में मॉर्गेज ही प्रूव नहीं हुआ एंड द सूट इज डिसमिस्ड. नाउ ही इज फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लेमिंग टू बी द ओनर. इज द सूट बार्ड? व्हाट इज? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सूट यू अंडरस्टैंड रिडेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए था पर मॉर्गेज ही प्रूव नहीं हुआ था. ठीक है, नाउ माय A is filing another suit against B for possession of the property. तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में वो सूट बार्ड हो सकता है कि नहीं, या रेस जुडिकाटा में? व्हाट इज द रिलीफ इन द सेकंड सूट? मैम प्रॉपर्टी ओनरशिप. नो, व्हाट इज माय रिलीफ? possession, पोजेशन. ठीक है, एंड हाउ एम आई क्लेमिंग पोजेशन? through ownership, दैट इज माय ग्राउंड. ठीक है, पहले सूट में मेरा रिलीफ क्या था? रिडेम्पशन. redemption, और उसको प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना था? कि मॉर्गेज हो Mortgage. रहा है. ठीक है, यस मैम. तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये सूट्स दोनों डिफरेंट हैं. पहला सूट डिफरेंट है, दूसरा सूट डिफरेंट है. यस मैम. पहला इस इलस्ट्रेशन में आपको दो सूट्स दिए गए हैं. फर्स्ट इज कि आपने रिडीम ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी करना था. सेकंड इज आप पोजेशन के लिए फाइल कर रहे हो. सी, जब आप किसी को मॉर्गेज पे देते हो, ठीक है, हो सकता है आप उसको पोजेशन भी दे दो, हो सकता है आप पोजेशन ना दो, आप उसको सिर्फ अपनी टाइटल डीड्स दे दो, हो सकता है. यस मैम. ठीक है, तो आपने हो सकता है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन दी हो, आपने सिर्फ अपनी टाइटल डीड्स दी हो, एक्चुअल पोजेशन तो आपके पास ही रही हो, और फिर भी आप रिडेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए वो सूट डालोगे बिकॉज आपको अपने टाइटल डीड्स वापस चाहिए. whereas the next suit is for possession of the property. So aren't these suits different? यस मैम, समझ में आ गया. ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई होगा. तो एंड ये बेसिक एक वो कर रहे थे. सो हम रेस जुडिकाटा डिस्कस करें. रेस जुडिकाटा की 5 कंडीशन होगी. फर्स्टली, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट, जिसमें मैटर, इसमें ट्राई है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, मतलब कि आप फाइल तो कर सकते हो पर कोर्ट ट्राई नहीं करेगा. इन विच द मैटर इन इशू, जो पहले सूट में भी वही इशू था जो अब वाले सूट में है. द word here is directly and substantially an issue in the two suits, and the prior suit must be between the same parties or parties claiming through them or parties litigating under the same title. यानी कि पार्टी सेम होनी चाहिए. and the matter is heard and finally decided by a court of competent jurisdiction. हमने ये दोनों पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू एंड नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट. आज हम ये करेंगे, सेम पार्टीज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ. हमें एज अ सिविल जज आपको देखना है ये पांचों चीजें प्रूव हो रही हैं कि नहीं हो रही है, तभी आप किसी को बेनिफिट दोगे रेस जुडिकाटा का. ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेम पार्टीज? सेम पार्टी क्या होगा? एनीबॉडी वांट्स टू आंसर दिस? व्हाट डू यू मीन बाय सेम पार्टीज? मैम सेम पार्टीज एज इन कि जो फॉर्मर सूट में भी सेम पार्टी थी और सब्सिक्वेंट सूट में भी सेम पार्टी है. मतलब अगर ए और बी है तो इसमें भी ए और बी. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड पार्टीज कौन सी होती हैं? जिनका नाम आता है एट द टाइम ऑफ डिसीजन. व्हेन यू से कि दिस सूट वाज अगेंस्ट बिटवीन XYZ वर्सेस ABC,
तो ये पार्टीज होगी। तो एट द टाइम ऑफ डिसीजन आपका नाम आ रहा है, ठीक है। इंटरवीनर एप्लीकेशन, इंटरवीनर क्या होती है कि कई बार आप ओरिजिनली पार्टी नहीं होती हो। सपोज एक बंदा है ए, उसने फाइल किया सूट बी के अगेंस्ट, पर जब वो सूट चल रहा है किसी भी स्टेज पे सी आके कहता है कि आप मुझे भी सुनिए बिकॉज आई हैव एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। सो सी क्या करता है, एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डालता है। सो उसके बाद कोर्ट एज अ सिविल जज, आप जज हो, आपने कहा कि हाँ सी का इंटरेस्ट बनता है एंड यू अलाउ द इंटरवेंशन एप्लीकेशन, ठीक है। सो अब सी एक पार्टी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? Yes, ma'am. He will be considered a party because once once a party is permitted to intervene, irrespective वो किसी भी स्टेज पे इंटरवीन करती है वो पार्टी मानी जाएगी। एंड जो भी डिसीजन आता है देन दैट डिसीजन विल ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा इवन ऑन दिस इंटरवीनर। तो वो जो एग्जांपल लिया तो सी के ऊपर भी वो रेस जुडिकाटा होगा, ठीक है। मैम ये इंटरवेंशन एप्लीकेशन इज लाइक वो नेसेसरी पार्टी वाला प्रोविजन लगेगा इसमें, प्रॉपर पार्टी नेसेसरी पार्टी, लाइक अंडर व्हाट प्रोविजन विल इट गो? सी इंटरवीनर पार्टीज इज ऑर्डर 1 रूल 10 में आप डाल सकते हो ना कि आपका कोर्ट शुड ऐड नेम ऑफ पार्टीज और यू कैन स्ट्राइक ऑफ नेम ऑफ पार्टीज। तो ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन डालती है दैट यू विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्टी। वो नेसेसरी पार्टी प्रॉपर पार्टी डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। वो नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज में कॉन्सेप्ट आता है, ओके ठीक है। सो यू इसको ऑर्डर 1 रूल 10 ऑर्डर 110 एप्लीकेशन कहते हैं। तो इसमें आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हो। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर सपोज ए ने सूट फाइल किया था बी सी और डी के अगेंस्ट, फिर क्या होता है कि कोर्ट जब सुनता है देन ऑर्डर 1 रूल 10 के अंडर ही कोर्ट डिसाइड्स कि डी के अगेंस्ट सूट बनता ही नहीं। अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, डी का नेम ना स्ट्राइक ऑफ कर देते हो। सो नाउ द सूट इज ए वर्सेस बी एंड सी। अब डिसीजन आता है, आपने कोई जजमेंट पास कर दी। सो विल दैट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा अगेंस्ट डी? नो मैम। नो मैम। नहीं। सो एवरीबडी अंडरस्टूड क्योंकि उस पार्टी का नेम ही स्ट्राइक ऑफ हो चुका है, it has been discharged from the suit or it has died during pendency of the suit, so they will not be considered as a party. Why is it important कि हमें पता हो कि who are the parties to a suit? It is important क्योंकि अगर parties, क्योंकि ये कंडीशन है रेस जुडिकाटा की, अगर सेम पार्टीज हैं दोनों सूट्स में, पहले वाले में और इस वाले सूट में, अगर सेम पार्टीज हैं और बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल्ड हैं, देन रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है। तो हमें ये पता होना जरूरी है कि who will be considered as the parties of the suit. Intervener will be considered, but किसी का नेम अगर स्ट्राइक ऑफ हो चुका है then that will no longer be considered to be a party in the suit, ठीक है। And similarly it applies between co-plaintiffs, co-defendants. तो हाँ, and then now section 11 क्या कहता है, यार अपनी ना बेयर एक्ट सेक्शन 11 पे खोल लो, ठीक है। तो सेक्शन 11 क्या कहता है कि parties, so the prior suit must be between the same parties or parties claiming through them. Now who can be parties claiming through them? Suppose A and B are parties. Now if I say now दूसरा suit has been filed by C who's claiming through A, what do you mean by this? Legal heir. Legal heir or representative or the one who is holding attorney. The other person claiming through another. Okay, very good. Now if I say कि A versus B का सूट था एंड A ने कहा था कि ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी तो मेरी बनती है, उसके बाद एज ए सिविल जज ने कहा कि हाँ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी तो A की बनती है। अब A ने वो प्रॉपर्टी जाके C को बेच दी। अब वापस वो बात क्वेश्चन वापस आता है B और C के अगेंस्ट, B और C के बीच में। तो अब वो will C be considered to be claiming through A? Yes, ma'am. Right. So it will be claiming through A because it affects the parties and their privies. तो इसमें ना ये एक litigating connection होता है एंड ये आपका सेल से भी बन सकता है, सक्सेशन से भी बन सकता है, गिफ्ट से भी बन सकता है, विल से बन सकता है, रिवर्शन से बन सकता है। मतलब कि आपने दो पार्टीज के बीच में एक मैटर फाइनली डिसाइड हो गया। अब सपोज जो सब्जेक्ट मैटर था, से इट वाज प्रॉपर्टी, अब वो प्रॉपर्टी एक पार्टी से दूसरे किसी और बंदे को थ्रू विल सक्सेशन वगैरह से ट्रांसफर हो जाती है, या फिर वो बंदा गिफ्ट डीड कर देता है, सेल कर देता है। सो व्हाटएवर राइट्स दैट पर्सन हैड हु ट्रांसफर्ड, तो सिमिलरली आप
you can claim through that party. ठीक है, and you can claim through that party those rights. So the thing is, when you say party is claiming through them, तो उसमें litigating connection की बात होती है कि आपने क्योंकि वो चीज सेल सक्सेशन गिफ्ट से ली तो वो आपके पास भी राइट्स आ जाएंगे. ओके Ma'am, what is reversion? सॉरी. What is reversion? It's there, right? Through sale or yeah, this. सी रिवर्शन इज बेसिकली आपने हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये टर्म पढ़ा होगा. तो उसमें क्या होता था 1956 अमेंडमेंट से पहले ना विमेन हैड ए लिमिटेड राइट टू प्रॉपर्टी. तो क्या होता था दैट दे विल गेट प्रॉपर्टी, सपोज दे इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर हस्बैंड. ओके, तो उसके बाद क्या होता था कि उनकी डेथ के बाद ना द प्रॉपर्टी वुड रिवर्ट बैक टू द हस्बैंड के heirs. उसके बाद तो उनके पास दे हैड अ लिमिटेड राइट टू प्रॉपर्टी, वो उसके बाद वो रिवर्जन हो जाती थी. So you know, what happens after 1956 is if as women we inherit properties, उसके बाद हमारे पास एक राइट होता है कि हम विल कर सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, या फिर ऑन दैट लेडीज डेथ वो उसके heirs को जाएगी. ये थोड़ी है कि उसके हस्बैंड के heirs को जाएगी, आप लेडी के heirs को देखोगे. बट 1956 से पहले क्या होता था, वो रिवर्ट बैक कर जाती थी. तो विमेन यूज्ड टू होल्ड प्रॉपर्टी एज रिवर्जन, मतलब कि एज रिवर्शनर्स. तो ये उसमें कॉन्सेप्ट में होता है. तो इसमें भी हो सकता है कि इवन इफ यू आर होल्डिंग प्रॉपर्टी फॉर लिमिटेड टाइम एज अ रिवर्जनर, इवन देन you will be deemed to be a party claiming through that party. Understood? Okay. Yes, ma'am. So now the question is, now A sues B for rent. B contends that A is not the landlord and the suit is dismissed. A subsequent suit by A or by X who's claiming to by A, is it barred or not? Yes, ma'am. It's hard. Barred. A sues B for rent. B contends that C and not A is the landlord. A fails to prove his title and the suit is dismissed. इसमें दो पार्टीज इसमें कौन सी पार्टीज हैं? A and B. A and B are the parties, right? A then sues B and C for declaration of title to the party. Is the suit barred? No, ma'am. Why? Because ma'am, C was not the party in former suit. Exactly, because इसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि पार्टी सेम होनी चाहिए. इस सूट में पार्टी कौन है? A sues B. इसमें कौन है? A then sues B and C. इसमें पहले सूट में C का रेफरेंस आया था, बट C was not a party to the suit. ठीक है, इसमें C is a party to the suit and res judicata में सेक्शन 11 क्लियरली कहता है that it will only apply if the parties to the suit are the same. तो सेकंड सूट में parties are not same, right? Yes, ma'am. Now what is a res judicata applies? Yes, Mahima. Sorry, I'm sorry for the interruption, but I just wanted to ask one question. Who's logged in with YSHIV? We need to know just because we are taking the attendance right now. Sorry, what is your question again? Someone has logged in with the username YSHIV. That's me. Yash Shivalkar. Yash. Okay, Yash. Please continue, sir. Thank you. Yes, so we are talking about res judicata between co-plaintiffs and co-defendants. तो इसमें res judicata apply करता है who are co-plaintiffs and who are co-defendants. अगर if the suit is between A and B sue C, तो इसमें co-plaintiffs कौन होंगे? Ma'am, A and B. And if A and B sue C, D and E, तो इसमें co-defendants कौन होंगे? C, D, E. अब सपोज A and B वर्सेस C, D, E के बीच में कोई डिसीजन पास होता है, तो इसमें कौन कौन बाउंड होगा? all the parties, co-plaintiff, co-defendants, A, B, C, D, E, everyone. तो A और B विल बी को-प्लेंटिव्स, उन दोनों के ऊपर भी आएगी, और C और D को-डिफेंडेंट्स होंगे, उन तीनों के ऊपर भी आएगी रेस जुडिकाटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसका प्रिंसिपल क्या है? The parties are same. मैम So, अगर प्लेंटिफ को रिलीफ देने के लिए
सारे डिपेंडेंट्स के बीच में तय करना पड़ेगा कि उनका क्या पोजीशन है, या सारे बाकी को प्लेंटिव्स के बीच में, तो फिर सब लोग बाउंड होंगे। एग्जैक्टली तो बेसिकली ना इसका प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन विल रेस जुडिकाटा अप्लाई बिटवीन को प्लेंटिव्स आल्सो if there is a conflict between the plaintiffs and it is necessary to resolve the conflict in order to give relief to the plaintiff. यार ये ना मेंस में भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, does res judicata apply to co-plaintiffs, does it apply to co-defendants? तो इस दोनों का आंसर यही है कि अगर बीच में इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है and it's necessary to determine that conflict in order to give relief, then res judicata apply होगा, वरना अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, now let's discuss with an illustration. In a suit, A, B, C and D contest a decree of attachment obtained by B against A on the ground that the property belongs to all and the share of B, C and D cannot be attached. समझ आया क्वेश्चन क्या है? नो मैम। आप को प्लेंटिव्स कौन होंगे इस सूट में? ABCD। ABCD, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि E ने A के अगेंस्ट एक प्रॉपर्टी, E ने A के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ली, उसमें उन्होंने E ने A के अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी को अटैच करवा लिया कि ये प्रॉपर्टी को अटैच करके वो अपनी डिग्री सेटिस्फाई कर पाएगा। अब A ने B, C और D के साथ मिलकर ये कहा कि आपकी प्रॉपर्टी जो है ये इन चारों में बिलोंग करती है एंड देयरफॉर द शेयर ऑफ B, C and D cannot be attached. Understood? Yes, ma'am. Now court decides that property belongs to A alone. ठीक है। Now will this operate as res judicata between on B, C and D as well? Okay, who all have not understood the question? First tell me illustration किस किस को समझ नहीं आई, फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ। किस किस को समझ आ गई है? It will operate as res judicata. It will, but my question is किस किस को भी illustration में factually क्या position है, किस किस को everybody is understood, right? तो इसमें basically दोबारा से let me explain you कि इसमें क्या बात हुई थी कि E ने A के अगेंस्ट अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करवा ली, A ने B, C और D के साथ मिलकर एक सूट फाइल किया जिसमें वो कह रहा है, एंड वो सूट इज अगेंस्ट E, जिसमें वो कह रहा है कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स नॉट टू मी अलोन, इट कलेक्टिवली बिलोंग्स टू A, B, C and D एंड देयरफॉर B, C और D की प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकते आप। कोर्ट ने डिटरमिन किया कि द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू A अलोन। क्वेश्चन ये है कि ये वाली जो डिटर्मिनेशन है will it apply to B, C and D also? Suppose आगे जाके A versus B, C, D का सूट हो, ठीक है। नेक्स्ट सूट इज, अभी द सूट वाज A, B, C, D versus E. Now ये सूट डिटरमिन हो गया कि प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू A alone. Now my next सूट इज कि A ने फाइल किया सूट अगेंस्ट B, C and D. अब उसमें क्या होगा, पहले सूट में they were co-plaintiffs. So now जो उनके बीच में कोई डिसीजन पास हुआ, will it apply as res judicata in the suit of A versus B, C and D? अब हम देखेंगे ये वाला प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो रहा है नहीं। Was there a conflict of interest between the plaintiffs? Yes, ma'am. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था क्योंकि आपको ये डिटरमिन करना था कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ठीक है। एंड जब तक आप and was it necessary to resolve the conflict in order to give relief to the plaintiff? हाँ, वो जब तक आप डिटरमिन नहीं करोगे कि किसकी प्रॉपर्टी है, तब तक आप ये कैसे डिटरमिन करोगे कि ई वो प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है नहीं कर सकता। सो बेसिकली अब क्या हुआ कि नेक्स्ट सूट में अगर जो को प्लेंटिव्स थे वो प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट भी बन गए, तो हम ये देख रहे हैं कि जिस सूट में वो को प्लेंटिव्स थे उसमें अगर कोर्ट ने कोई डिटर्मिनेशन दी, विल दैट अप्लाई एज रेस जुडिकाटा? तो हमें ये देखना है ये दोनों प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट था उन दोनों इन सबके बीच में, and it was necessary to determine that conflict in order to give relief, then it will operate as res judicata. And now the same principle applies between co-defendants. इसमें ये था, so now the example. इसके पहले वाले केस में जो को प्लेंटिव्स थे तो ए के फेवर में कोर्ट ने कह दिया कि वो पूरी प्रॉपर्टी एक ही है, जिसके इनका A, C और D के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो बचा ही नहीं।
माहिम यू सेड कि पिछले वाले सूट में वो को-प्लेंटिव्स थे, फिर कोर्ट ने कहा कि पूरी प्रॉपर्टी एक ही है, उसके बाद क्या कहा? हाँ, तो बी सी और डी का तो फिर मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गया, कुछ बचा ही नहीं, जो कि उनके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, डिसीजन केवल एक के लिए आ गया। तो फिर बाद में बी सी और डी के लिए रेज़िड्यू डाटा कैसे ऑपरेट करेगा? सी अब क्या हो रहा है, हमने कहा कि रेस जुडिकाटा क्या होता है, इट अप्लाइज बिटवीन पार्टीज होंगे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। अब हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है एक सूट में, मतलब कि आवर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग वाज कि अगर पहले सूट में ए वर्सेस बी इज अ पार्टी और नेक्स्ट सूट में बी वर्सेस ए इज अ पार्टी, तो वो सेम पार्टीज अप्लाई करेंगे और अगर बाकी सब कुछ सेम है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई कर जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन C and D, ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड। अब जो पहले सूट में मेरे को प्लेंटिव्स थे वो नेक्स्ट सूट में मेरे प्लेंटिव्स वर्सेस डिफेंडेंट्स बन गए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पहले सूट में जो डिटर्मिनेशन की कोर्ट में, विल दैट बी रेस जुडिकाटा, बिकॉज वो तो को प्लेंटिव्स थे। तो उसका आंसर डिटर्मिन करने के लिए हमने ये दोनों प्रिंसिपल्स लगाए। नाउ यू अंडरस्टैंड? यस मैम। मैम बीच में थोड़ी सी स्क्रीन मेरी हैंग कर गई थी, मैं समझ गया। मतलब सॉरी योर वॉइस इज क्रैकिंग, फिर से बोलना। मैम आई थिंक इस सेट के बीच में उसकी स्क्रीन हैंग हो गई थी, इसलिए वो सुन नहीं पाया था। सॉरी, कैन यू राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स? मुझे समझ नहीं आ रहा, जस्ट राइट इट डाउन। हाँ, मैं आई मूव ऑन ऑन माय नेक्स्ट स्लाइड, आप प्लीज राइट इट डाउन। So my next illustration is A sues B, C and D in order to decide the claim of A and the court has to interpret a will. ठीक है, now basically what is happening is A is the plaintiff, co-defendants कौन है? B, C and D, and A ने जो सूट फाइल किया है उसको डिटर्मिन करने के लिए एज अ सिविल जज आपको एक विल को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। So the decision will be regarding construction of the will on the rival claims of defendant. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपने बी और सी के डी के जो क्लेम्स हैं विल के ऊपर, जो उनका शेयर बन रहा है, उनको आपको डिटर्मिन करना पड़ेगा। ठीक है, सो in a subsequent suit by any of the defendants, suppose now the suit is A versus B, C and D, in a subsequent suit say B versus C and D, जो कोर्ट की इंटरप्रिटेशन ऑफ अ विल है दैट विल अप्लाई एज रेस जुडिकाटा। व्हाई? बिकॉज आपने जो विल के ऊपर, नाउ सी इफ यू आर थ्री पीपल जिनको वो विल में अगर कोई प्रॉपर्टी है, जिनको विल में वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, देन यू हैव सम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड वो आप उस सूट में डिटर्मिनेशन तब तक नहीं देते हो जब तक आप ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सेटल डाउन ना कर दो। ठीक है, तो पहले सूट में वो हुआ कि कोर्ट ने वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, वो था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और उसको रिजॉल्व किया। सो अब जो भी नेक्स्ट सूट होता है जिसमें वो को डिफेंडेंट्स प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट बन गए हैं, देन दैट विल अप्लाई एज रेस जुडिकाटा। ओके, आई इज देयर नेटवर्क इश्यूज? सबको समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? यस मैम, अभी इट्स बेटर। It's better. And what was your question? I think you were supposed to write it down, no? Now, who's a pro forma defendant? जिसके अगेंस्ट कोई रिलीफ क्लेम नहीं। कोई रिलीफ ना। हाँ मैम एक चीज पूछनी थी मैम, इसमें बहुत सारे मतलब इश्यूज हैं, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे इसी चैप्टर के अंदर, तो सब और ये सारे ना डायरेक्टली सेक्शन में भी कवर नहीं हो रहा, प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट, को प्लेंटिफ, को डिफेंडेंट वाला। तो इन सब के लिए केस याद करना पड़ेगा क्या, या फिर कैसे पता करें कि कौन से केस इंपॉर्टेंट होंगे या कितने केस इंपॉर्टेंट होंगे? केसेस मतलब कि यू आर आस्किंग अबाउट द केस सिनेरियो की को प्लेंटिफ, को डिफेंडेंट, प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट। यस मैम, जैसे कि किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे कि को प्लेंटिफ्स या को डिफेंडेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, या जो भी, तो डिस्क्राइब करते वक्त एक केस लिखना जरूरी होगा क्या, जो कि डायरेक्टली सेक्शन को भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते कुछ जगहों पे? और फिर कैसे पता करें कितने केस होंगे इम्पोर्टेंट? कितने केसेस होंगे इम्पोर्टेंट? जो टॉपिक्स मैं आपको कवर करवा रही हूँ वो जनरली इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे को प्लेंटिफ्स, को डिफेंडेंट पे क्वेश्चन आता है, को फॉर्मा डिफेंडेंट पे भी आ सकता है। रेस जुडिकाटा इज
अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप क्या कर सकते हो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो और आप ये देखो कौन कौन से सब टॉपिक्स इन रेस जुडिकाटा गेटिंग कवर्ड, उसके हिसाब से आप केस लॉज को लर्न कर सकते हो। You can generally a good way is you can make a list of all the important case laws on a piece of paper. Say for CPC you need to know about 30-40 case laws. आपको अच्छे से memorize करनी चाहिए for important topics and exam में आप फिर जब आप आंसर लिख रहे होगे आप साथ ही साथ कोट कर सकते हो। ओके ठीक है। Now performer defendant is जिसके अगेंस्ट कोई रिलीफ नहीं क्लेम किया जाता, that person is called a performer defendant. As a general rule res judicata does not apply to a performer defendant because इनके अगेंस्ट कोई रिलीफ नहीं होता है। बट अगर ऐसा होता है कि यही वाला प्रिंसिपल अगर जो को डिफेंडेंट्स वाला प्रिंसिपल है अगर ये परफॉर्मर डिफेंडेंट को अप्लाई हो जाए कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था एंड इट वाज नेसेसरी टू डिटरमिन दैट कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्डर टू गिव रिलीफ, फिर वो रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। वरना परफॉर्मर डिफेंडेंट जो जिनका सिर्फ नाम ऐसे ही रहे होते हैं सूट में, उनसे कोई रिलीफ नहीं लेना होता, उनको एज अ जनरल रूल रेस जुडिकाटा विल नॉट बी एप्लीकेबल। सो हियर द इलस्ट्रेशन इज A sues B for rent claiming to be the sole owner of the property. ठीक है। B contends that X is the co-owner. Now you understand X is joined as a performer defendant and no relief is claimed against him. Finding okay. Everybody understood the question? यस मैम। ए कह रहा है बी से कि आप मुझे रेंट दो उस प्रॉपर्टी का बिकॉज आई एम द सोल ओनर। बी कहता है आप सोल ओनर नहीं हो, आपके साथ तो एक्स भी है को ओनर। तो बेसिकली बी कह रहा है आप अकेली प्रॉपर्टी को ओन नहीं करते हो, ए और एक्स आपको प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। एक्स को आपने परफॉर्मर डिफेंडेंट की तरह से ज्वाइन कर लिया। अब ए इज नॉट क्लेमिंग एनी रिलीफ अगेंस्ट एक्स, नो। ए तो सिंपली कह रहा है बी आपके पास मेरी प्रॉपर्टी है, आप मुझे उसका किराया दे दो। पर बी कह रहा है नहीं नहीं प्रॉपर्टी आपकी अकेली की थोड़ी है, एक्स बी के साथ भी एक्स भी वो प्रॉपर्टी का मालिक है। तो बी ने एक्स को भी परफॉर्मर डिफेंडेंट के साथ ज्वाइन करवा लिया। अब जो ए का जो मेन इशू है रेंट का, एक्स पे वो एप्लीकेबल नहीं है ना, मतलब कि एक्स से तो वो कोई रिलीफ नहीं चाह रहा। ठीक है। सो एक्स से वो पहले केस, इस केस में एक्स से कोई रिलीफ नहीं चाह रहा, इसलिए एक्स विल बी कॉल्ड अ परफॉर्मर डिफेंडेंट। Now the finding by the court that A is the co-owner, will it, now the thing is, but इसमें ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन ऑर्डर एंड वो डिटर्मिन करनी पड़ी है। अब इसको डिटर्मिन करने के लिए इसको कि A अकेला इज दिस थिंग ऑफ रेंट फ्रॉम B और नॉट, इसको डिटर्मिन करने के लिए कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि A की वो प्रॉपर्टी सोल ओनरशिप है कि को ओनरशिप है। सपोज कोर्ट कहता है कि A is the co-owner of property, will it apply as res judicata between X and A on the previous issue or not? Everybody understood? Ma'am, please repeat. You were not audible. Okay, I'll repeat. See, this thing is we are discussing कि परफॉर्मर डिफेंडेंट्स कौन होते हैं। परफॉर्मर डिफेंडेंट्स वो होते हैं जिनके अगेंस्ट कोई रिलीफ नहीं क्लेम किया जाता, वो परफॉर्मर डिफेंडेंट्स होते हैं। एज ए जनरल रूल रेस जुडिकाटा परफॉर्मर डिफेंडेंट्स पे नहीं अप्लाई करता है, मतलब कि उनसे आपने कोई रिलीफ तो मांगा नहीं है तो उनको बस रखा हुआ है। तो फिर अगर कोई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो दे विल नॉट बी बाउंड बाय द डिसीजन, की मतलब कि उनका ऐसा नहीं होगा कि दे आर बार्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फ्रेश सूट। ठीक है। बट फिर हमने कहा कि इसकी एक्सेप्शन क्या है। इसकी एक्सेप्शन ये है कि if there was a conflict of interest and it was necessary to determine that conflict of interest, अगर वो चीज वो को प्लेंटिव्स और को डिफेंडेंट्स वाला प्रिंसिपल इन पे अप्लाई हो गया, देन इन पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई कर जाएगा। ठीक है। सो दैट इज द रूल। अब उसको हमने इलस्ट्रेशन के फॉर्म में पढ़ना है। इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है कि ए ने बी को सू किया। ए कहता है कि आप मुझे रेंट दो। ठीक है। बी कहता है कि आपको मैं क्यों रेंट दूं, आप अकेले इस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो, आपके साथ तो एक्स भी प्रॉपर्टी का मालिक है। ठीक है। अब बी ने एक्स को एज अ परफॉर्मर डिफेंडेंट ज्वाइन करवा दिया। अब ए का जो रेंट का इशू है
वो एक्स के साथ तो नहीं है ना, तो मतलब कि ए इज नॉट क्लेमिंग एनी रिलीफ अगेंस्ट एक्स, ठीक है। सो एक्स इज अ परफॉर्मा डिफेंडेंट बिकॉज उसके अगेंस्ट कोई रिलीफ नहीं क्लेम किया गया। अब हमें देखना है वेदर रेस जुडिकाटा विल बी एप्लीकेबल और नॉट। अब मैंने आपको एक एक्सेप्शन क्या बताई थी, एक्सेप्शन तब होती है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा और उसको जब तक आप डिटर्मिन नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले सूट में कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ए अकेला मालिक नहीं है, ए और एक्स दोनों मालिक हैं, तो आपने कुछ ऐसे डिटरमिन कर दिया। अब मैं कह रही हूँ नेक्स्ट सूट में दैट विल बी अप्लाई एज रेस जुडिकाटा बिटवीन एनी सूट इन विच ए एंड एक्स आर पार्टीज, क्योंकि उस सूट में दैट इश्यू बिटवीन देम हैज ऑलरेडी बीन डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट, और वो कोर्ट को डिटरमिन करना ही था बिफोर, बिकॉज कोर्ट वो रेंट वाला इशू तब तक नहीं डिसाइड कर सकता था जब तक वो ओनरशिप वाला इशू डिसाइड ना कर ले। तो देयरफॉर इट वाज necessary to determine that issue even against a pro forma defendant, and therefore subsequently in any suit in which these two are parties, usme that issue will apply as res judicata. Understood? Yes, ma'am. Now my question is, suppose एक पार्टी appear ही नहीं करती है, ठीक है, it was a suit between A versus B and C, C कभी पार्टी की हियरिंग्स में, कोर्ट की हियरिंग्स में आया ही नहीं, तो C पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा कि नहीं? No, ma'am. होगा मैम। जो नो बोल रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं और जो हाँ बोल रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? मैम रेस जुडिकाटा अप्लाई तो करेगा। सेक्शन 11 में अपीयरेंस ऑफ पार्टी, हाँ वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होती है तो उसमें बंदा द अदर पार्टी इज बाउंड फॉर दैट, दे आर प्रेजेंट, दे आर नॉट प्रेजेंट, तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई भी होगी। हम क्योंकि सेक्शन 11 में पार्टीज टर्म यूज किया गया है बट एक्स पार्टी का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया, मतलब यूज नहीं किया, तो फिर ऑब्वियसली वो आए ना आए पर पार्टी है तो बाउंड होगी। एग्जैक्टली, बिकॉज आप ऐसे यू कांट रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे तो सारे लोग ही करने लग जाएंगे ना कि आप अपीयर ना करो तो आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर भी नहीं पास होगा, और अगर जो भी ऑर्डर बाकी पार्टीज के बीच में पास होता है वो आप पे अप्लाई भी नहीं करेगा। तो इस तरह का बिहेवियर इज नॉट कंडोन्ड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड। कहते हैं कि अगर आप नहीं आप पार्टी अगर आपको बनाया गया है और आप कोर्ट के समन्स देने के बाद भी अपीयर नहीं होते हो, देन यू टेक द रिस्क ऑफ एन अनफेवरेबल ऑर्डर, क्योंकि आप एक्स पार्टी हो सकते हो, एंड ऑल्सो अगर कोई ऑर्डर हो जाता है देन यू विल बी बाउंड बाय दैट ऑर्डर। देखो आपको सूट्स में स्ट्राइक ऑफ नहीं किया गया, हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि पार्टी में अगर आप ओरिजिनली पार्टी हो बट बाद में आपको ऑर्डर 1 रूल 10 के अंदर स्ट्राइक ऑफ कर दिया है, देन रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल। हियर द क्वेश्चन इज, आप शुरू से पार्टी हो, आपको स्ट्राइक ऑफ भी नहीं किया है, इट्स जस्ट आपने बॉदर नहीं किया either to come yourself or either be represented by a pleader. In that case, you have to take the risk of an unfavorable order ex parte का भी, and also the fact is that you will be bound by res judicata. ठीक है? And suppose if a party is, so that is the first question. And next question was, अगर किसी पार्टी ने fraud करके या collusion करके कोई डिग्री obtain की हो, will that operate as res judicata? मैम इट वोंट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा, क्योंकि रेस जुडिकाटा इक्विटी पे बेस्ड है और आप क्लीन एंड्स के साथ आना चाहिए कोर्ट के पास अगर आप इक्विटी चाहते हो। Exactly. तो अगर आपने कोई चीज फ्रॉड एंड collusion से obtain की है, that will not obtain as res judicata because वो तो आपने unfair means से कोई आपने judgment obtain की है, तो उसकी फिर validity accordingly हम वैसे ही decide करेंगे, right? Now my question is कि आपका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, मतलब कि हमने सेक्शन 11 पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, इनसे हम रेस जुडिकाटा प्रूव कर सकते हैं, बट हम रेस जुडिकाटा प्रूव करके इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? गोइंग बैक टू बेसिक्स, व्हाई डू वी प्रूव रेस जुडिकाटा? उससे एक पार्टी को मिलेगा क्या? Avoid multiplicity of suits and to come to a final conclusion of the case. And also as a remedy, like there is no further suits that gets filed, so in order to bring the entire case to the halt, to the final conclusion. Yes, very good. तो बेसिकली क्या होता है कि आप दोबारा से सूट फाइल कर सकते हो, आपको मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को अवॉइड करना है, तो एक बार एक सूट डिटरमिन हो जाता है
देन उसकी रेमेडी यही है कि आप अपील वगैरह में तो जा सकते हो, पर आप एक नॉर्मल एक दोबारा से सूट फाइल करके दोबारा से लॉ को इनिशिएट नहीं कर सकते। तो बेसिकली अ पार्टी हु डज नॉट अपीयर, फिर वो ये नहीं कर सकती कि अच्छा अब मैं दूसरा सूट फाइल कर लेती हूँ। अब तो फिर उसके पास वो अपील, रिविजन, सेटिंग असाइड वाले रेमेडीज ही अवेलेबल होंगे। यू कैन नॉट फाइल अनदर सूट, ठीक है। सो द होल आइडिया ऑफ प्रूविंग रेस जुडिकाटा इज कि इसके बाद अगर आपने एक बार रेस जुडिकाटा प्रूव कर दिया, देन इट इज अ बार टू अनदर सूट। फिर से सूट फाइल उसी मैटर पे विच इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, आप नहीं बिटवीन द सेम पार्टीज, तो आप दोबारा से वो सूट फाइल नहीं कर सकते। देन योर ओनली रेमेडीज अपील एंड रिविजन, ठीक है। सो दैट इज द पर्पस व्हाई वी आर प्रूविंग रेस जुडिकाटा इज टू बार द फर्दर ट्रायल ऑफ अ सूट ऑन द सेम मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, ठीक है। एंड representative सूट भी होता है। Explanation 6, can someone read out explanation 6 to section 11 please? Ma'am, I read it. Where persons litigate bona fide in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves and others, all persons interested in such rights shall, for the purposes of this section, be deemed to claim under the persons so litigating. Okay. And can someone explain कि क्या समझ आया explanation 6 पढ़कर? रिप्रेजेंटेटिव सूट्स में भी बंदा जो बंदा पार्टी नहीं है और उसके अगेंस्ट रेस जुडिकाटा उसके अगेंस्ट भी लागू होगा, even if he is not the party to the particular suit. If a suit has been filed as a representative of a whole group or a community in common. So see, हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि रेस जुडिकाटा क्या होता है, सेम पार्टीज पे अप्लाई करता है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि समटाइम्स एक पार्टी कैन बी रिप्रेजेंटिंग अ होल लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। हो सकता है वो किसी पब्लिक राइट को के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर कोई प्राइवेट राइट हो, पर हम बहुत सारे लोगों के बीच में वो प्राइवेट राइट हम डिस्प्यूट कर रहे हो, और उनमें से कोई एक बंदा जाकर सूट फाइल कर देता है या सूट को डिफेंड कर देता है, देन वो क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव सूट। अब द थिंग इज कि सपोज हम 10 लोग हैं जो वो सेम राइट को क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। हमें से एक बंदा जाके रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर देता है, उसके बाद कोर्ट अपना डिक्री दे देता है, ऑर्डर दे देता है, डिक्री दे देता है। अब वो जो डिक्री है, एक बंदे ने पार्टी ने लिटिगेट किया, और जो बाकी 9 लोग हैं उन पर अप्लाई करेगी कि नहीं करेगी? यस मैम, अप्लाई करेगी। क्यों अप्लाई करेगी? क्योंकि मैम वो एक सबको रिप्रेजेंट, सबके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए। एग्जैक्टली। तो सेक्शन 11 क्लॉज 6 एक्सप्लेनेशन 6 कह रहा है कि इस ये रिप्रेजेंटेटिव सूट में वो डिक्री अप्लाई करेगी। इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग, इफ यू आर लिटिगेटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक और प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स, देन ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन सच राइट shall be deemed to be claiming under the person so litigating। तो क्यों अप्लाई करेगी? क्योंकि एक्सप्लेनेशन 6 ने एक लीगल फिक्शन इम्पार्ट किया है कि इवन दो यू आर नॉट अ पार्टी, बट बिकॉज आप सेम चीज का आपका राइट बनता था, देन जो पार्टी आपको रिप्रेजेंट कर रही है, देन अगर कोई डिक्री आती है, देन यू विल ऑल्सो बी बाउंड बाय दैट डिक्री। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सेक्शन 92 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड में रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के बारे में बात किया होता है। तो कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, which can be of a trust, could be of a charitable or religious nature. So decree is passed in a suit. So all persons who have the same interest as the plaintiff will be represented by the said plaintiffs. Understood? मतलब कि कोई trust था, ठीक है, and we were all members of that trust. एक religious trust था, we had subscribed and हम एक subscription fee दे रहे थे, बहुत सारे लोग। फिर एक बंदे को लगता है कि यहाँ पर तो कोई गड़बड़ हो रही थी, ठीक है, सम मिसमैनेजमेंट, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, उसने जाके सूट फाइल कर दिया। अब हम सारे मेंबर्स को ऐसा लग रहा था, उसने जाके हमारा राइट जाकर आगे कोर्ट में दिया। सो उसके बाद अगर कोर्ट कोई डिक्री देता है, देन हम सारे विल बी डीम्ड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्सन, एंड अगर कोर्ट कोई भी डिक्री पास करती है, then we will be bound by that decree। हम पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा, which means हम दोबारा से सेम बात कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। इवन दो हमने पहले कोर्ट में we were not litigating, but
बिकॉज ऑफ दिस डीमिंग प्रोविजन एक रिप्रेजेंटेटिव सूट आ जाता है एंड देयरफॉर वी आर बाउंड बाय इट. ओके. Yes, ma'am. एंड नाउ सेक्शन 11 और फिर से क्या कह रहा है? लेट्स गो बैक टू कंडीशंस. कंडीशंस कंडीशंस ऑफ सेक्शन 11 क्या है? नो कोर्ट शैल ट्राई एन इशू जिसमें डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एन इशू हो, दोनों चीजें. इट मस्ट बी बिटवीन द सेम parties or parties claiming through them. We understood claiming through them is litigating connection by sale, succession, something like that. Or such parties are litigating under the same title. Litigating under the same title क्या होता है? मैम जैसे ओनर है तो ओनर की तरह, या मॉर्गेज है तो मॉर्गेज की तरह. Exactly. So litigating under the same title होता है, same capacity. It is a legal relationship which a party has based on which a party will file the suit. तो पहला टाइटल हो सकता है कि I am claiming possession of a property based on title. दूसरा हो सकता है I am claiming possession of property based on कि मैं I am the manager of the property. Illustration हो गया, A sues for possession of mud property as an heir. Suit is dismissed. Subsequent suit is as a manager. तो ग्राउंड्स आपके डिफरेंट हो गए, तो आप बेसिकली आपका टाइटल सेम नहीं है. ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ठीक है. अब इसमें क्या हो सकता है, इस वाले एग्जांपल में even though you are not you are basically parties are it's the same parties but आपका title to the you were as something else and second suit में you were as something else. but इस वाले एग्जाम्पल में फिर भी क्या कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई कर सकते हैं. हम कह सकते हैं आपका रिलीफ तो पोजेशन के ही था, आप एज एयर मांगो या फिर एज मैनेजर मांगो, तो हम इसमें कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी अप्लाई कर सकते हैं. बट हम ये तो कहेंगे कि पार्टीज वर ऑन अ डिफरेंट टाइटल. ठीक है, so even though parties have to be same but parties have to be, if they are in a different title, वो उसमें नहीं बार होते. I will discuss another example. Okay, can you see my slide? Yes. Yes, ma'am. Yeah. Can someone read out my slide? हाँ, यहाँ तक पढ़. It's gone, ma'am. Now read. Example of how the title differs. So, Akhil, a student who creates nuisance such as taught in Bipin's class, who is teaching the CPC and is refrained from taking the class on the account of Akhil's nuisance. Here, the legal capacity of Akhil is tortfeasor, and the legal capacity of Bipin is an individual who is a victim of the tort. So the cause of action is the right against the nuisance and violation of the rights. Okay, now read out the next part. In another independent scenario, Akhil wishes to take Bipin's class. Ouch. Okay. Yeah. In another independent scenario, Akhil wishes to take Bipin's classes on learning a civil procedure code and has paid the entire course fee for the same. Bipin, after accepting the course fee, refuses to take classes. Here, the title of Bipin is promissory to the contract and the title of Akhil is to promissory to the contract. The cause of action here arises with respect to the breach of a contract. Yeah. सो बेसिकली इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टीज तो दोनों सेम है. ठीक है, इट्स अखिल वर्सेस बिपिन. बट ये जो उनका मैटर है, मतलब कि इनका जो एज अ पार्टी सेम है बट इनका टाइटल सेम नहीं है. सो इन द फर्स्ट पार्ट द टाइटल वाज कि अखिल न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है और बिपिन को उस न्यूसेंस से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. इट्स प्लेनली अ टॉर्शियस मैटर. ठीक है, अब सेकंड वाली सूट में भी the parties are the same but उनका title different हो गया. अखिल इसमें promisor of a contract है, Bipin is a promisee to a contract. So even though the parties are the same
but they are litigating in a different title. अब सेक्शन 11 क्या कहता है कि पार्टीज भी सेम होनी चाहिए और टाइटल भी सेम होना चाहिए. अगर दोनों चीजें हैं देन सेक्शन 11 विल अप्लाई. अगर इसमें पार्टी सेम है पर उनका टाइटल डिफरेंट है देन सेक्शन 11 Will not apply. Okay. हाँ जी, Thank you, ma'am. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली दिस थिंग. सो ये वाला आपका हमने 3 कंडीशंस कवर कर ली, राइट. कंडीशंस में 5 कंडीशंस है. You will not try any suit directly and substantially in issue between the same parties or parties claiming through them through a litigating connection, and the parties have to be in the same title also. मतलब कि parties तो सेम थी पर उनका title to the subject matter should also be the same. अगर different title बन जाता है then you are not barred by this thing. फिर आपके last 2 क्या हो गए? By a court of competent jurisdiction and the matter which is heard and finally decided. Now, what does section 11 say with respect to competency of the court? Now, when you read out section 11 ka last part and explanation 8, so now the main provision states that the former suit, the competent to decide the subsequent suit if the same was brought at the time the first suit was this thing. मतलब कि जो कोर्ट जिस कोर्ट ने पहला वाला सूट को डिसाइड किया, that court should also be competent to decide the subsequent suit. तभी वो matter res judicata में barred होगा. Now what does explanation 8 say? Can someone read out explanation 8? I'll read it. An issue heard and finally decided by a court of limited jurisdiction competent to decide such issue shall operate as res judicata in a subsequent suit, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised. ठीक है. So everybody understood कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या है. सेक्शन 11 कह रहा है कि अब देखो अब क्या हो रहा है, अब 2 सूट्स हैं. रेस जुडिकाटा में अप्लाई करने के लिए 2 सूट्स होना चाहिए. एक सूट होना चाहिए जो प्रीवियस सूट था जो पहले डिसाइड हो चुका है, ठीक है, पहले डिसाइड हो चुका है. एक सूट है जो अब ट्राई होने वाला है. तो जो पहला वाला सूट है अब क्या होगा, कोर्ट्स इनके डिफरेंट होंगे. अब सेक्शन 11 का मेन प्रोविजन क्या कह रहा है कि जो कोर्ट ने पहले वाला सूट को डिसाइड किया था दैट कोर्ट शुड आल्सो बी competent to try the subsequent suit. ठीक है. अब explanation 8 क्या कह रहा है? As it has been read out, explanation 8 क्या कह रहा है कि अगर पहले वाला कोर्ट लिमिटेड jurisdiction का था, which means कि हो सकता है subsequent suit को determine करने का उनके पास right नहीं होता. Even then उस वाले कोर्ट की determination will operate as res judicata. समझ आया? Yes, ma'am. No, ma'am. Could you please repeat it? Okay. Monica, let me read out section 11 का last part. ठीक है. शुरू से हम पढ़े तो no court shall try any issue on everything. Last की 3rd line से in a court competent to try the subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised. ठीक है. Now basically to explain it in simple language, res judicata अप्लाई करने के लिए 2 चीजें होती है. ठीक है. अब 2 सूट्स होते हैं. एक सूट होता है जो पहले डिसाइड हो चुका होता है, एक सूट होता है जो अब कोर्ट के पास आया है. ठीक है. मतलब कि इंस्टीट्यूट हो गया है, अब कोर्ट को डिसाइड करना है कि उसको ट्राई करेंगे कि नहीं करेंगे. अब जो सेक्शन 11 कह रहा है वो कह रहा है कि जो पहले जिस कोर्ट ने वो पहले वाला इशू को डिटरमाइन किया उस पे अपना डिक्री दिया. अब सेक्शन 11 का जो मेन प्रोविजन है, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन प्रोविजन एंड व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन. Yes, ma'am. Everybody else, Monica, सेक्शन 11 का मेन प्रोविजन है जो फर्स्ट पैराग्राफ है और जो एक्सप्लेनेशंस है वो एडेड है. ठीक है. सो आई एम सेइंग कि सेक्शन 11 के मेन प्रोविजन में और एक्सप्लेनेशन 8 में थोड़ा सा डायकोटमी है. डायकोटमी क्या है कि सेक्शन 11 का मेन प्रोविजन कह रहा है कि जो पहले वाला सूट था जो डिटरमिन हो चुका है कि वो कह ओके आई डोंट नो हाउ द क्लास गॉट डिस्कनेक्टेड. आई थिंक हमारा 1 घंटा पूरा हो गया था. तो एनीवेज जस्ट रीड ऑन सेक्शन 11
और एक्सप्लेनेशन ए क्या कह रहा है, ठीक है, एक बार आप खुद से पढ़ना। एंड उसमें ना एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक डिटर्मिनेशन दिया है कि हम उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम रिकंसाइल करेंगे, ठीक है। सो दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, जो आपकी आई थिंक सैटरडे को होगी। सो वी विल डिस्कस इट फ्रॉम देयर। अदरवाइज एनी क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज क्लास? Yes, ma'am. I've mentioned a question in the chat box, the very first chat that is there in the box. Could you maybe please have a look at that? I think the meeting has started again, no, Monica? So वो previous chat box मुझे access, my chat box is empty right now. Okay, ma'am. So should I repeat it? So the question was, when you say to understand the meaning of same parties, so does it imply that even if like let's say a plaintiff and the original defendant are same, but second defendant is added, then also the parties will, because a third party has entered as defendant number 2. So same, all the parties necessarily needs to be same throughout the entire case. So you are basically talking about this example, right? You are saying कि इस एग्जाम्पल में पहले दो पार्टीज ए एंड बी था, अब पार्टी क्या है, सी ऐड हो गई है। तो इसका मतलब है कि थ्रू आउट द टाइम वो सेम पार्टीज, मतलब कि अगर एक पार्टी भी ऐड हो जाए देन वो डिफरेंट पार्टीज हो जाती हैं, कि फिर भी वो सेम पार्टीज ही कहलाएंगी? Yes, ma'am. तो नहीं यार, इवन इफ वन पार्टी गेट्स एडेड फिर वो सेम पार्टीज नहीं कहलाएंगी, फिर वो डिफरेंट पार्टीज बन जाती हैं। अनलेस आप ये कह दो कि वो जो पार्टी ऐड हुई है, जैसे हम जो पार्टी ऐड हुई है इज पार्टी क्लेमिंग थ्रू दी फर्स्ट पार्टी, ठीक है, तो वो लिटिगेटिंग कनेक्शन की जो हमने बात की थी। या फिर आप कह दो कि ये तो रिप्रेजेंटेटिव सूट था, तो अगेन दैट पार्टी विल बी डीम्ड टू बी क्लेमिंग थ्रू द फर्स्ट पार्टी। तो अगर कोई ऐसे एक्सेप्शन में आ जाए देन इट्स अ डिफरेंट मैटर। अदरवाइज अगर कोई पार्टी ऐड हो जाती है देन यू कांट से कि सेम पार्टीज रहेंगी, क्योंकि वो सेम पार्टीज विल बी आइडेंटिकल पार्टीज। तो अगर +-1 हो रहा है देन वो आइडेंटिकल नहीं रहेंगी, देन यू कांट से सेम पार्टीज है। ओके, ये एग्जांपल अदरवाइज टकवानी में है। टकवानी इज योर लाइक अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इन CPC, so you can refer to Takwani on page number 91. This example is given there also. Okay. Okay, ma'am. Okay. Any other questions, or we'll see you for next Saturday? Okay, ma'am. Okay, guys. See you next Saturday. Bye bye. Hi, Shreya ma'am, just 1 second. And you're referring to page number 91. So this is the latest one, the 8th edition talking about? No, I have the 6th edition actually. Okay. So in this, basically it's talking about the same parties here. Yeah. Okay. Okay then. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Good night.